Good morning, students. In 11 Commerce Business Studies subject, we are doing chapter number 7, Formation of Companies. In that, our today's topic is documents required for the registration formation of the company. What are the documents that is required for the registration of the company? That is, हमने discuss किया the previous lecture, memorandum of association, articles of association, consent of directors and so on. तो उसमें आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या क्लॉजेज होते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सब आज हम डिस्कस करते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज में टॉपिक है. पेज नंबर 168 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट as it defines the objectives of the company. No company can legally undertake activities that are not contained in its memorandum of association. कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ये सब मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर. और इसके अंदर जो भी काम मेंशन होता है, कंपनी सिर्फ वही एक्टिविटी, वही काम कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती. इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये. अगर कोई भी काम कंपनी कर रही है और मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है, सपोज मेमोरेंडम में ये मेंशन है कि आप डायमंड मर्चेंट है तो डायमंड बेचने का और खरीदने का काम करोगे, और कंपनी आपकी गोल्ड खरीद लेती है, वो अलाउड नहीं है, इलीगल है वो परचेज, गोल्ड की परचेज, क्योंकि मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है. तो कंपनी की क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या नहीं होंगी, साफ तौर पे मेमोरेंडम में लिखा होता है, और उसके बाहर जाके कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती है. नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नॉट contained in its memorandum of association. As per section 2 subsection 56 of the Companies Act 2013, memorandum means memorandum of association of a company as originally framed or altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this. ये आपके लिए नहीं है. Memorandum of association contain different clauses which are given as follows. अब memorandum of association में clauses होते हैं, headings होते हैं, जिनके अंदर मेंशन होती है कंपनी की एक्टिविटीज और कंपनी की इंफॉर्मेशन. वो कौन कौन से क्लोजेज होते हैं और उनमें क्या मेंशन होता है, ये अब हम पढ़ रहे हैं. अभी तक क्या पढ़ा, कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी को तैयार करने होते हैं, जिनका नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इज मेमोरेंडम. इट इज आल्सो नोन एज चार्टर. इसे चार्टर भी बोलते हैं. What is mentioned in it? In this memorandum, objectives of the companies are mentioned. What type of activities company can perform, that is mentioned. And any activity beyond the memorandum of association, कोई भी एक्टिविटी जो मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है और कंपनी ने अगर की है तो वो इलीगल है. इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये. इसमें कुछ क्लॉजेज होते हैं. कौन से क्लॉजेज होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नेम क्लॉज. नेम क्लॉज, नाम से ही पता लग रहा है कंपनी का जो नाम फिक्स होता है ना, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नेम क्लॉज में मेंशन होता है कंपनी का नाम क्या है. दिस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ द कंपनी विद विच कंपनी विल बी नोन, जिससे कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, विच हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. जब आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अप्लाई किया था, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, तब नेम के लिए भी अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी थी ना. 3 नेम होंगे, सीरियल में कोई एक नेम आपको मिल जाएगा जो कि किसी और कंपनी से मिलता जुलता ना हो. तो वो जो नेम फिक्स हो गया ना, रजिस्ट्रार से अप्रूवल मिल गया ना, वो नेम जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन हुआ करेगी कंपनी की, वो इस नेम क्लॉज में मेंशन होता है. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फर्स्ट क्लॉज है नेम क्लॉज, और इसमें क्या मेंशन होता है? नेम ऑफ द कंपनी, जिससे कंपनी की आइडेंटिफिकेशन होगी और जो कि अप्रूव्ड हो चुका है रजिस्ट्रार से. सेकंड है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. Registered office clause. This clause contains the name of the state in which the registered office of the company is proposed to be situated. State को अंडरलाइन कर लो. जिस स्टेट में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस होगा, उस स्टेट का नाम इस पे होता है. एड्रेस होता है बच्चों के दिमाग में कि एड्रेस होता होगा, एड्रेस होता है, एड्रेस नहीं, स्टेट का नाम. सपोज मैं हरियाणा में रहता हूँ, मेरी कंपनी रोहतक में है, रोहतक में उसका हेड ऑफिस है, ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है. तो मेरी कंपनी रोहतक में हेड ऑफिस रखे हुए है. रोहतक कौन सी स्टेट में आता है? हरियाणा में. तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में हरियाणा नाम मेंशन होगा. उस स्टेट का नाम मेंशन होता है जिस स्टेट में आपकी कंपनी का हेड ऑफिस है, जिस स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है. फिर पढ़ता हूँ. This clause contains the name of the state in which the registered office of the company is proposed to be situated. The exact address of the registered office is not required at this stage. Exact address देने की जरूरत नहीं है. दोगे चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा. But the same must be notified to the registrar within 30 days of the incorporation of the company.
लेकिन एग्जैक्ट एड्रेस रजिस्ट्रार को बताना होता है। जिस डेट पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उस डेट के बाद 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को मेंशन करना पड़ता है कि आपका ऑफिस का एड्रेस क्या है। हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज की, तो इस क्लोज में तो स्टेट का नाम मेंशन करना होता है, जिस स्टेट में आपकी कंपनी का हेड ऑफिस है, जिस स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है बेटे, तो ये था रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज और नेम क्लोज। थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट क्लोज। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लोज, उसमें क्या मेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के अंदर सबसे, मेमोरेंडम तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्लोजेज हैं, उन क्लोजेज में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लोज ये है ऑब्जेक्ट क्लोज, क्योंकि इसमें मेंशन होता है कि कंपनी किस पर्पज के लिए बनाई गई है, कंपनी क्या एक्टिविटीज कर सकती है। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम। इट डिफाइंस द पर्पज फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। मैं बोल चुका हूँ आपको, a company is not legally entitled to undertake an activity which is beyond the object stated in the clause। क्लोज में जो ऑब्जेक्ट मेंशन है उसके बियॉन्ड जाके कोई भी काम करने के लिए कंपनी अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है, और करती है तो इलीगल है, गैर कानूनी है, यूजलेस है। इज इट? मैं बार बार बता चुका हूँ, जैसे एग्जांपल भी दिया था, हम डायमंड मर्चेंट है, कंपनी डायमंड का बिजनेस करने के लिए रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा हुआ है कि कंपनी डायमंड की सेल परचेज कर सकती है, और उसमें और कुछ मेंशन नहीं है, तो कंपनी गोल्ड की सेल परचेज नहीं कर सकती। ये चीज which is beyond the object stated in the clause. The main object for which the company is formed are listed in this subclause. It must be observed that an act which is either essential or incidental for the attainment of the main object of the company is deemed to be valid. कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कंपलसरी है, इनसे उससे जुड़ा हुआ है, तो फिर आप वो कर सकते हो। भाई आप डायमंड के मर्चेंट हो, लेकिन गोल्ड के अंदर डायमंड जुड़ा हुआ है जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसके बिना डायमंड परचेज नहीं करें, तो फिर आप वो भी परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हैं, कि वो इंसिडेंटल हो गया, उससे जुड़ा हुआ हो गया। although it may not have been stated explicitly। यही था, तो ऑब्जेक्ट क्लोज में यही था बेटे कि ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है, कंपनी किस पर्पज के लिए बनाई गई है, क्या एक्टिविटीज कंपनी इन्वॉल्व हो सकती है, ये उसमें मेंशन होता है, और इसके बाहर कोई भी काम कंपनी नहीं कर सकती, और करेगी तो वो इलीगल कहलाएगा, गैर कानूनी कहलाएगा, यूजलेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, फोर्थ इज लायबिलिटी क्लोज। फोर्थ इज लायबिलिटी क्लोज। This clause limits the liability of the members to the amount unpaid on the shares owned by them। आपको शायद कभी मैंने बताया हो, कंपनी का सपोज एक शेयर है, उसकी वैल्यू है 10 रुपए, कंपनी वो सारे पैसे एक साथ नहीं मंगवाती है, कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाती है। ठीक है, दिस क्लोज लिमिट्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स ओन्ड बाय देम। तो कंपनी टुकड़ों में पैसे मंगवाती है, सपोज 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने सिर्फ अभी 8 रुपए मंगवाए हैं लोगों से, और लोगों ने 8 रुपए पे भी कर दिए, तो अभी 10 रुपए का है ना शेयर, तो कंपनी ने 8 रुपए मंगवाए और आपने दो रुपए 8 रुपए दे भी दिए, लेकिन 2 रुपए तो अभी रहते हैं, तो वो आप कब दोगे, जब कंपनी मंगवाएगी। तो जब तक कंपनी ने मंगवाएगी नहीं, आपने पैसे दिए नहीं 2 रुपए पर शेयर, तो वो जो 2 रुपए है वो अनकार्ड लायबिलिटी है, वो यहाँ मेंशन की जाती है। एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल, इफ ए शेयर होल्डर हैड परचेज्ड 1000 shares of which 10 each and has already paid 6 rupees per share, his or her liability is limited to rupees 4 per share। Thus, even in the worst case, he or she may be called upon to pay rupees 4000 only। ये है लिमिटेड लायबिलिटी क्लोज। भाई आपकी उसमें लायबिलिटी कितनी है, ये 10 रुपए का शेयर है, आप लोगों ने सबने 6 रुपए तो पे कर रखा है, 4 रुपए अभी आपने पे नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि कंपनी ने नहीं मंगवाया, कंपनी मंगवाएगी तब आप दे दोगे, लेकिन फिलहाल तो अभी अनपेड है ना ये अमाउंट, तो ये जब भी कंपनी मंगवाएगी आपसे तो मैक्सिमम 4 रुपए और मंगवा सकती है पर शेयर, तो वो 4 रुपए आपकी लायबिलिटी है, वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी चाहे करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाए, कंपनी इसके अलावा आपसे पैसे नहीं मांग सकती। पर शेयर 10 रुपए आपने देने हैं, 6 रुपए आप दे चुके हो, 4 रुपए रह गए, वो 4 रुपए आपकी लायबिलिटी है, और यहाँ मेंशन हो जाएगा, इसके अलावा आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट होगा, आपको आपका शेयर मिलता रहेगा, कंपनी को लॉस होगा, इस 4 के अलावा कंपनी आपसे पैसे नहीं मांगेगी। इसका मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी क्लोज। ठीक है बेटे, नेक्स्ट इज कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज में क्या मेंशन है बेटे, दिस क्लोज स्पेसिफाई द मैक्सिमम कैपिटल which the company will be authorized to raise through the issue of shares। The authorized share capital of the proposed company along with its division into the number of shares having a fixed face value is specified in this clause। For example, the authorized share capital of the company may be 25 lakh with which divided into 2.5 lakh shares of which 10 each। The said company cannot issue share capital in excess of the amount mentioned in this
क्लोज। ये है बेटे कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज में क्या मेंशन होता है कि कंपनी मैक्सिमम कितने रुपए के शेयर्स पब्लिक को बेच के उनसे पैसा अरेंज कर सकती है अपने लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज करती है। तो मैक्सिमम क्या लिमिट है उसकी? सपोज मैं अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ रजिस्ट्रार के पास 50 लाख रुपए से, 50 करोड़ रुपए से, कितने से? 50 करोड़ रुपए से। तो यहाँ मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मेरी कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल जो है 50 करोड़ रुपए है। अथोराइज्ड कैपिटल का मतलब मेरी कंपनी पूरे लाइफ टाइम में, जिंदगी भर में, जब तक कंपनी चलती रहेगी, लोगों को 50 करोड़ रुपए के शेयर बेच के उनसे पैसा अरेंज कर सकती है। 51 करोड़ नहीं कर सकती। मैक्सिमम लिमिट है 50 करोड़। इससे कम कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकता मैं और पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता। तो मैक्सिमम लिमिट क्या है पब्लिक को शेयर बेच के पैसा अरेंज करने की? उसका नाम होता है अथोराइज्ड कैपिटल और वो यहाँ मेंशन होती है। ठीक है। अब आप पूछ सकते हो कि सर क्या कभी भी कंपनी लाइफ टाइम में और पैसे चाहिए तो नहीं अरेंज कर सकती? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यही है, नहीं कर सकती। लेकिन अगर जरूरत पड़ भी जाए तो कंपनी को क्या करना होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस कैपिटल क्लोज में चेंज करना पड़ेगा। अथोराइज कैपिटल को चेंज करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस में, और वो बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। इतना बड़ा और लेंथी प्रोसीजर होता है, नई कंपनी बनाने के इक्विवेलेंट होता है। तो इससे तो अच्छा था कि नई कंपनी और बना लो। समझ गए? तो मेन पॉइंट क्या है, कैपिटल क्लोज में क्या मेंशन होता है कि मैक्सिमम कितने रुपए के शेयर पूरे लाइफ टाइम में कंपनी पब्लिक को इशू करके उनसे पैसा अरेंज कर सकती है। इसको बोलते हैं अथोराइज्ड कैपिटल, और ये इस कैपिटल क्लोज में मेंशन होता है कि अथोराइज्ड कैपिटल के नाम कितने रुपए, कितने मैक्सिमम लिमिट है और पर शेयर क्या वैल्यू है, टोटल कितनी क्वांटिटीज हो गई। दिस signatories to the memorandum of association state their intention to be associated with the company and give their undertaking to subscribe to the shares mentioned against their name। आपको बताया था कि सबसे पहले जो प्रोमोटर्स होते हैं ना, फर्स्ट डायरेक्टर चूज करते हैं 4 5 7, जैसे मिनिमम कंपनी को बनाने में 7 लोग चाहिए होते हैं। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग चाहिए। तो 7 लोग उस मेमोरेंडम पे साइन करते हैं। वो अपनी अंडरटेकिंग देते हैं कि एज ए कंपनी हम इकट्ठे हुए हैं बिजनेस चलाने के लिए, और हम अपनी परमिशन देते हैं। इसके अलावा वो साइन करके अपनी कंसेंट देके इस बात की भी अंडरटेकिंग देते हैं कि उनके नाम के आगे जो शेयर्स मेंशन है, जितने शेयर्स मेंशन है उसको वो खरीद रहे हैं। क्वालिफिकेशन शेयर हमने पहले डिस्कस किया था, तो वो यहाँ मेंशन किया जाता है। सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट, क्या बोलते हैं वो? स्टेट देयर इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड गिव देयर अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स मेंशन अगेंस्ट देयर नेम। मेमोरेंडम पे साइन करने वाले लोग जो शुरू के फर्स्ट डायरेक्टर्स बनते हैं, वो एक अंडरटेकिंग देते हैं कि हम हमारी इंटेंशन है, हम कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं और हमारे नाम के आगे जो क्वालिफिकेशन शेयर्स बोले गए थे, हम वचन देते हैं अंडरटेकिंग कि हम वो शेयर्स खरीद लेंगे। The memorandum of a company shall be in the respective forms specified in table A, B, C, D and E in schedule 1 as may be applicable to such company। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इसका स्पेशल प्रिंटेड फॉर्मेट होता है। वो टेबल ए की फॉर्म में है, टेबल बी, सी, डी और ई की फॉर्म में है। शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट है, जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है। उस एक्ट के अंदर बहुत सारे शेड्यूल हैं, जिसमें शेड्यूल नंबर है 1। उस शेड्यूल 1 में कंपनी के मेमोरेंडम के फॉर्मेट मेंशन है। टेबल की फॉर्म में टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई, जो भी जिस कंपनी पे एप्लीकेबल होता है उसके अकॉर्डिंग वो टेबल को, उस टेबल को अडॉप्ट करके उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मेट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का तैयार किया जाता है। Memorandum of association must be signed by at least 7 person in the case of public company and by 2 person in the case of private company। कम से कम 7 लोग होने चाहिए पब्लिक कंपनी के केस में जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेंगे, और प्राइवेट के केस में 2, क्योंकि हमने सीखा है मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए कंपनी में बनाने के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। तो वे 2 मेंबर्स या 7 मेंबर्स एज पर द सिचुएशन उनको साइन करने होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे मिनिमम। फिर क्या कहते हैं, एक कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज गिवन एट द एंड ऑफ द, वो हमें जो हो गया तक। तो आज का हमारा टॉपिक था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे उसका नाम होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू एंड ओवर।